वेलकम फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके अंदर बच्चे बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्नर थ्योरी, क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी और जो हमारे पास CFSC है, राइट, क्रिस्टल फ्लूइड स्प्लिटिंग थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो है तीन थ्योरीज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्टडी करने के लिए बॉन्डिंग में आए थे, दैट इज एल्फ्रेड वर्नर। जो वर्नर थे उन्होंने बॉन्डिंग के लिए दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, सिंपल कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मैं लिख दिया कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कोबाल्ट क्लोराइड COCl3। तो इसमें ये हमारे पास जो है सिर्फ इसकी जो प्राइमरी वैलेंसीज और ये हमारे पास होता है सिंपल, जो नॉर्मल मॉडल लिखे जाते हैं उसके चार्ज टेबल के हिसाब से सिंपल लिखे जाते हैं। बट एल्फ्रेड ने ये कहा कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसके अंदर जो होती है हमारे पास दो टाइप की वैलेंसीज होती है। क्या कहा? दो टाइप की वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी होती है, राइट। अब प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो तो आयनाइजेबल होती है। क्या होती है? आयनाइजेबल, आयन बना लेंगे। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन आयनाइजेबल होती है, राइट। प्राइमरी वैलेंसी जो है सिर्फ नेगेटिव आयंस जो होते हैं उनसे फुलफिल्ड होती है, जबकि नॉन आयनाइजेबल जो होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, जो हमने नॉमेनक्लेचर में देखे थे, राइट। ये जो होते हैं स्पेसिफिकली कौन करवाते हैं? लिगेंड्स करवाते हैं। क्या करवाते हैं? लिगेंड्स करवाते हैं। तो हमारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसके बराबर होगा? जितना उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, एलिमेंट सेंट्रल मेटल आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके बराबर होती है। जबकि प्राइमरी वैलेंसी सिंपल ऑक्सीडेशन, जो सिंपल चार्ज होता है, सिंपल चार्ज उसके हिसाब से होती है, ठीक है। तो जो एल्फ्रेड वर्नर थे इन्होंने क्या किया? सॉल्ट तैयार किए। अब सॉल्ट तैयार किए तो कोबाल्ट क्लोराइड सिंपल बना, जैसे बाद में क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर उन्होंने अमोनिया डाल दिया। अमोनिया डालते तो उन्होंने देखा कि वहां पर कंपाउंड जो बने वो अलग अलग हिसाब से। अब देखा जाए तो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं जैसे कि COCl3.6NH3, ये आपके पास जैसे कंपाउंड था, ठीक है। इसका जो कलर था वो कैसा था? येलो कलर था, राइट। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कैसे लिया गया? इलेक्ट्रोलाइट 1:3 रेशो में लिया गया। अब 1:3 रेशो में लिया गया तो इससे क्या हमारे को पता है कि हमारा कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है। अब 1:3 में लिया तो हमारे पास कंपाउंड का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया था? CONH3 6Cl3, राइट। अब यहां पर हमारे पास क्या? COCl3.6NH3। तो इसमें हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। कितनी है? 6। अब इसमें टोटल आयन फॉर्म्स कितने होंगे? आयन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4। 3 तो इसके बनेंगे और एक इसका बनेगा कॉम्प्लेक्स का। टोटल आयन फॉर्म जो होंगे, राइट। और जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, जो पीपीटी बनाते हैं, वो सिर्फ कौन बनाएंगे? प्रेसिपिटेशन जो होता है सिर्फ काउंटर आयंस का होता है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है बच्चे। फिर अब इसके अंदर जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी वाले तो किससे दिखाए जाते हैं? हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे दिखाते हैं? सॉलिड बॉन्ड से दिखाते हैं। और जो प्राइमरी वैलेंसी वाले हैं उनको किससे दिखाते हैं? डॉटेड बॉन्ड से दिखाते हैं। इससे डॉटेड बॉन्ड से शो करते हैं, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद क्या किया? जब हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया इसके अंदर, राइट, क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो इसमें हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म हो रहे थे, हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला तो इसमें AgCl अगर हमने डाल दिया, AgCl के पीपीटी कितने बने?
इस केस में 3 बने क्योंकि AgNO3 डाला, तो 3 अनलाइजेबल थे हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास CO Cl3 डॉट 5NH3। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल हो गए। इसके अंदर जो हमारे पास कलर आया था वो कैसा था? पर्पल कलर था। इसमें जो हमारे पास AgCl के पीपीटी बने थे वो कितने बने? 2 पीपीटी बन गए। अब 2 बन गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे कितनी रेशो में आएगा? 1:2 रेशो में आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CONH3 5Cl2। यहां पर हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 2 है। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। क्योंकि टोटल देखो हमारे पास कितने हैं? 8। अब 8 है, 8 में से हमारे पास 2 जो पीपीटी बन गए, तो कितने बन गए? 6। ठीक है, टोटल आयन फॉर्म्स कितने होंगे इसके अंदर? 3 आयन क्यों बनेंगे? 2 तो इसके बन जाएंगे और एक हमारे कॉम्प्लेक्स का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास COCl3 डॉट 4NH3। राइट, अब इसके अंदर जो हमारे पास कलर आता है ये 2 कलर दे देता है। ये हमें 2 कलर दे देता है। कौन सा? एक में वायलेट दे देता है और एक में ग्रीन दे देता है। अब ये कलर डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि आइसोमर हो जाते हैं। इसलिए आइसोमर कौन से? सिस और ट्रांस वाले बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये कलर डिफरेंस शो करते हैं। यहां पर हमारे पास जो पीपीटी बनेगा वो कितना बनेगा? 1 का पीपीटी बनेगा। अब 1 का पीपीटी बनेगा तो इलेक्ट्रोलाइट कितने में रेशो में आएगा? हमारा 1:1 रेशो में। अब 1:1 रेशो में हमारे पास आया तो हमारे फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? CONH3 और Cl2 Cl, CONH3 और Cl2 Cl। यहां पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है हमारे पास? 1। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। आयन कितने बनेंगे? 2। एक इसका बनेगा और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स का बनेगा। ठीक है बच्चे, तो ये जो था ये वर्नर की थ्योरी में था। आपको क्वेश्चन दे देते हैं और बोल देते हैं कि भाई बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा और ये बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हम मोल्स ऑफ पीपीटी कितने बन रहे हैं उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर 3 पीपीटी बने तो तीनों के 3 क्लोरीन बाहर आ गए। यहाँ पर 2 पीपीटी बने 2 क्लोरीन बाहर आ गए। यहाँ पे 1 पीपीटी बना तो यहाँ पे 1 क्लोरीन बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, अब वर्नर थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी? वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी? पहली तो ये कि कुछ ही एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं? Why certain elements form coordination compound? एक तो ये लिमिटेशन थी उसकी। दूसरी कि उनकी ज्योमेट्री क्यों होती है? Why they have a particular geometry? मतलब किसी की टेट्राहेड्रल है, किसी की ऑक्टाहेड्रल है, किसी की स्क्वायर प्लेन है। ठीक है, Why they have a particular geometry? इसके बारे में भी नहीं पता है। फिर Why they show मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों दिखाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों दिखाते हैं, वो भी एक्सप्लेन नहीं किया था। किसने? एल्फ्रेड ने ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया। अब एल्फ्रेड ने जब ये चीज एक्सप्लेन नहीं की तो क्या हुआ? अब एल्फ्रेड एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो हमें क्या पड़ी? जरूरत पड़ी किस चीज की? कि हमें कुछ ऐसी हमारे पास थ्योरी है जिससे हम क्या शेप वगैरह बता सके। अब शेप बता सके तो इसके लिए हमारे पास जो थ्योरी आई थी वो किसकी आई थी? हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। क्या आई थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था वो किस बेसिस पे काम करता था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है मेटल और लिगेंड्स के बेसिस के ऊपर काम करता था। उनकी कौन सी?
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है किसके ऊपर काम करती थी कि जो हमारे पास मेटल और लिगेंड्स हैं उसके अंदर बॉन्ड होगी, उसके अंदर बॉन्डिंग होगी। इनको पॉइंट चार्ज मानता था। क्या मानता था? जो हमारे पास मेटल्स हैं ये आएंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा? बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे? बॉन्ड। तो इसका ये असम्पशन था सबसे पहला कि हमारे पास क्या है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से बनता है। दैट मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है उसके डोनेशन से मेटल और लिगेंड में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है भाई? हमने पता था कि लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो इसके अंदर क्या होगा? जो मेटल की ऑर्बिटल्स हैं, मेटल ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। अब वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो वो क्या करेगा? ऑर्बिटल्स को फ्री करेंगे। ठीक है। अब ऑर्बिटल्स को फ्री करेंगे तो ये क्या करेंगे? बॉन्डिंग होगी। अब इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो किसकी होगी? ऑर्बिटल्स की हिसाब से होगी। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो n-1 d ns np या nd ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है कि हमारे पास n-1 d ऑर्बिटल ns या np का इस्तेमाल किया जाएगा, या तो ये सेट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे या फिर ns np और nd का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके हिसाब से अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये दो किस्म के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? हाइपरलिगेटेड कॉम्प्लेक्स। ये तीन नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है तीन नाम से? जो आपके पास ऑर्बिट, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं? जो आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन। अब इनर ऑर्बिटल में कब इसमें किसका इस्तेमाल किया जाएगा? n-1 d ns और np का इस्तेमाल किया जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, या फिर उनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, या फिर इनको हाइपोलिगेटेड भी कहा जाता है। बच्चे ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोलिगेटेड और हाइपोलिगेटेड कंपटीशन में पूछ लेते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? ns np और nd ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये लो स्पिन बनाएगा या हाई स्पिन बनाएगा? इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है जी। लिगेंड के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कब होगा? अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगी। इसमें क्या हो जाती है? पेयरिंग होती है। अब पेयरिंग होगी, इसके अंदर कोई पेयरिंग नहीं होगी। ये पेयरिंग करवा देगा, इसीलिए अंदर वाली ऑर्बिटल लेता है। ये पेयरिंग नहीं करवाएंगे वीक फील्ड लिगेंड, ये इसलिए बाहर वाली ऑर्बिटल लेगा। ठीक है बच्चे। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो आती है हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, तो हमारे पास शेप्स हैं अलग अलग, जैसे कि
टेट्राहेड्रल कब होगी? जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। स्क्वायर प्लेनर कब होगी? स्क्वायर प्लेनर कब होगी? जब हमारे पास dsp2 होगी। फिर ऑक्टाहेड्रल कब होगी? ऑक्टाहेड्रल कब होगी? जब हमारे पास d2sp3 या फिर sp3d2। ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हमारे क्या आ जाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से बताते हैं। तो बच्चे पहले मैं एक बार जो लिगैंड्स हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ वो बताया था, क्योंकि उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आसानी रहेगी उसको देखने के लिए। ठीक है, सो ये जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी काम आता है, कॉन्सेप्ट जो है मोस्टली वहीं से है। तो लिगैंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ, ligands in increasing order of strength। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे पास जैसे कि आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, थायोसाइनेट, राइट, क्लोराइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, देन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्साइड, वाटर, आइसोथायोसाइनेट, एडिटा, इथिलीन, डायमीन, tetra acetate, then pyridine is equivalent to ammonia, then ethane 1,2-diamine, nitrite, then cyanide and carbonate। ये हमारे पास ऑर्डर है किसका? जो हमारे लिगेंड्स की स्ट्रेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, थायोसाइनेट्स, क्लोराइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, ऑक्साइड, वाटर, आइसोथायोसाइनेट, एडिटा, pyridine, अमोनिया या फिर इसे अमीन्स कह देते हैं, then ethane 1,2-diamine, नाइट्राइड, साइनाइड एंड कार्बोनिल। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहां से पता चलेगा? लिगेंड्स अबव वाटर, यहां से यहां तक जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कोई भी एक याद कर लो बेटे, अपने आप हो जाएगा। आप ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले याद कर लो, बाकी भी अपने आप आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि आइसोथायोसाइनेट, एडिटा, pyridine, अमोनिया, अमीन, इथेन 1,2-डाइमीन, नाइट्राइड, साइनाइड एंड कार्बोनिल जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है। वाटर और उससे नीचे वाले जो है ये सारे क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। नॉर्मली हम इनको इस तरीके से रिलेट करते हैं। ठीक है बच्चे, अब जो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, अब ये कंपाउंड जो आएंगे इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी? वी हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू द शेप। अब हमने देखा कि हमारे पास क्या है? वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चे? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, अलग अलग शेप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर किस तरह से आता है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चे? 6 होगा। कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा हमारे पास 6 होगा। अब जैसे कि आपको दे दिया FeCN6 3 नेगेटिव, राइट, और एक आपको दे दिया FeCN6 4 नेगेटिव। ठीक है बच्चे, अब ये दे दिया, बोला कि आप बताइए ये वीक फील्ड लिगेंड है कि मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए सीधा पता करना है कि इनर ऑर्बिटल है क्या आउटर ऑर्बिटल है। कैसे पता चलता है? लिगेंड को देखते हैं।
अब साइनाइड मैंने अभी आपको लिखा था सबसे आखिरी में, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। अब 6 लिगेंड है तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन दो ही हो सकती है, sp3d2 या d2sp3। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो क्या आएगा, d2sp3। क्या आएगी, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। फिर इसमें पूछ लेंगे कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक है तो कैसे पता चलेगा, वो हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। अब आयरन जो होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 26। क्या होता है, ठीक है बच्चे। अब 26 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है आयरन की। अब आयरन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4s2 3d6 के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास हम इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है। अब 4s2 3d6 है तो हमारे s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए, ये हमारे पास 4s है, ये हमारे पास 3d है। अब कितना, d में 6 है, 1 2 3 4 5, और अकॉर्डिंग टू हंस रूल वो उनकी पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं, राइट। ये हमारे आयरन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से नॉर्मल। अब यहाँ पे देखा है तो आयरन की इसमें ऑक्सीडेशन कितनी स्टेट है, +3। ये नॉर्मल हमारी आयरन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी, ग्राउंड स्टेट। अब Fe3 पॉजिटिव, क्यों, यहाँ पर देखिए ये -6 है और नेट -3 तो कब होगा, आयरन पे +3 आएगा। अब Fe3 पॉजिटिव अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इसमें से जाएगा, 1 इसमें से जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास क्या बच गया कि जो आपकी 4 है, यहाँ पर ये एम्प्टी इसकी 4p ऑर्बिटल है और ये हमारे पास 4p। अब हमारे पास ये हमारी Fe3 पॉजिटिव जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चले गए और 1 ये चले गए। अब हमारे पास जितने लिगेंड है उतने हमें ऑर्बिटल चाहिए। अब साइनाइड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। अब वो पेयरिंग करवाएगा, अब पेयरिंग करवाएगा तो देखिए क्या होगा कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आ जाएंगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, पेयरिंग हो गई। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास खाली हो गया, ठीक है, एक खाली बच गया, ये s आ गई, अरे हमारे पास 4p 4s 4p, ये हमारे पास 3d। अब ये देखिए कि हमारे पास क्या आएगा, 6 चाहिए। अब ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, इस खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो आपके डोनर हैं, लिगैंड्स जो हैं, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स में दे देंगे, राइट। कौन देगा, तो यहां पर साइनाइड के आयंस आ जाएंगे, हमारे पास 6 है तो ये हमारी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, d2sp3, राइट। अब पूछ लिया कि ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों है बच्चे, क्योंकि हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को पूछ ली, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आती है बच्चे, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू √n ब्रैकेट n + 2, n is the number of unpaired electron, number of unpaired electron। अब यहां पे कितना है, 1 और 1 + 2, तो कितना आ गया, इट इज √3, कितनी आ गई, ठीक है, n ब्रैकेट n + 2। अभी हम देखते हैं FeCN6 नेगेटिव में, तो यहां पर हमारी आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आ जाएगी, सेम टू सेम चल रहा है, Fe2 पॉजिटिव आएगी,
क्या आएगी Fe2 पॉजिटिव। तो ग्राउंड स्टेट तो सेम ऐसे ही रहा, तो Fe2 पॉजिटिव के अंदर हमारे पास क्या होगा देखिए, तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, राइट, किसके 4s में से चले गए और 4p के हमारे पास ऐसे खाली है। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 3d6। कितनी होगी 3d6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा देखिए, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो आपकी डी की जो 3 ऑर्बिटल तो पूरी भर गई, राइट, 2 डी की खाली हो गई, 1 एस की और 3 हमारे पास पी की हो गई, 3d 4s और 4। तो ये भी हमारे पास क्या है D2sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है हमारे पास D2sp3 है, उसकी भी D2sp3 है, बट ये कैसा है डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि देखिए यहां पर हमारे पास कितने हैं 3 के 3 ऑर्बिटल्स जो है वो सारे की सारी भरी हुई है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, इसलिए डायमैग्नेटिक है। ठीक है बच्चे, फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या दे सकते हैं, आयरन के साथ वाटर दे देते हैं, राइट, और 3 पॉजिटिव कर देते हैं। सपोज यहाँ पर क्या हो जाता है, वाटर आ जाता है और ये आपके पास 3 पॉजिटिव चार्ज। अब 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास वाटर के केस में, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास आयरन की कॉन्फ़िगरेशन तो यही है, यहां पर आपके पास क्या है, अब आयरन की कॉन्फ़िगरेशन ये आ गई है, तो देखिए यहां पर चेंज क्या आएगा हमारे पास कि Fe3 पॉजिटिव में तो ये बन गया, बट अब हमारे पास वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग इसके अंदर नहीं होगी। अब पेयरिंग नहीं होगी तो क्या करेगा, ये अगली जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास, क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होने की, अब पेयरिंग नहीं होने की तो आपके पास क्या था, इट वाज 3d5, 2 इससे चले गए थे, 1 इससे चले गए थे, 1 2 3 4, ये आपके पास है 4s की आपकी खाली थी, 4p और 4, ठीक है। अब आपके पास ये खाली थे, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स देंगे वाटर वाले, मींस जो आपके पास FeH2O6 3 पॉजिटिव आएगा, तो यहां पर वाटर जो है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर देगा और आपकी हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी sp3d2 हो जाएगी, शेप इसकी ऑक्टेट्रल रहेगी एंड इट विल बी हाईली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू √n ब्रैकेट n प्लस 2, तो यहां पर क्या हो गया 5 और ये 7, ये हो गया √35, और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है bm, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास आयरन के केस में हमने देखा। अब ऐसे ही हम किसमें कोबाल्ट के केस में देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल ही देख रहे हैं बच्चे पहले, फिर हम इसको ऑक्टाहेड्रल के बाद हम क्या देखेंगे, वी विल सी टेट्राहेड्रल एंड देन स्क्वायर। अब ये देखिए कि हम ले लेते हैं CONH3 6 3 पॉजिटिव, राइट, और एक हम ले लेते हैं COF6 3 नेगेटिव। दोनों हमारे पास कोबाल्ट ही है। कोबाल्ट जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, कितना होता है 27, दैट इज 27 फॉर कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी, इट विल बी आर्गन 4s2 3d7, ये आती है, अब 4s2 3d7, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें इसकी, तो हमारे पास क्या आएगा
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ये ठीक है, और ये आपके 4p के ऑर्बिटल्स हैं 3d 4s और 4। ठीक है बच्चे, अब ये देखिए कि आपके कॉन्फ़िगरेशन में कितने 4s2 3d7 है 4s2 3 4 5 6 7। अब कोबाल्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 3 पॉजिटिव है, क्यों? ये 0 होता है तो कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो CO3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2 यहां से जाएंगे और एक यहां से जाएगा, 2 यहां से और एक यहां से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4s खाली पड़ गई और ये 4p भी खाली पड़ गई। ठीक है, अब हमारे D में कितने, D से कितने इलेक्ट्रॉन गए? एक, तो 3d6 हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास अमोनिया या फिर अमीन है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वाटर के बाद आता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करवाए? पेयरिंग करवा देगा। अब पेयरिंग करवाएगा तो क्या होगा देखिए, तो हमारे पास CO NH3 6 3 पॉजिटिव के अंदर जो हमारे पास आएगा, अब पेयरिंग करवाएगा तो देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इधर आएगा, ये वाला जो है इधर आएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? 1, इनकी पेयरिंग करवा दी इसने, ये 2 खाली हो गए हमारे पास 3d की 4s और ये हमारी 4p है। अब इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया जो अमीन है, ये अपने लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको दे देगा और ये हमारे पास जो शेप आएगी ऑक्टेट्रल आएगी और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो D2sp3 होगी। राइट, इट विल बी डायमैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक। कलर भी इनसे पता लग जाता है, अगर आपके पास पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर्ड होगा, डायमैग्नेटिक होगा तो वो कलरलेस होगा। अब यहां पर भी सेम, यहां पर तो यही बात आ गई आपके पास कि 1 2 3 ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, क्या ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास कितना है 4s2। अब इसके अंदर भी कोबाल्ट की 3 पॉजिटिव आएगी, सेम टू सेम ऐसे ही, ये CO3 पॉजिटिव है तो हमारे पास 3d6 हो जाएगा। राइट, अब 3d6 हो गया हमारे पास किसमें, जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं इसकी। राइट, अब ये देखा जाए कि हमारे पास जो F नेगेटिव है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब F नेगेटिव वीक फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग नहीं करवाने का, पेयरिंग नहीं करवाने का तो कहां जाएगा, अगली ऑर्बिटल्स में जाएगा। अब अगली में जाएगा तो COF63 नेगेटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास D की नेक्स्ट ऑर्बिटल्स जो है वो आ जाएंगे, वी विल गेट तो ये देखिए यहां पे हमारे पास क्या रहेगा 3d6 ही रहेगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करवाने का। और हमारे पास एक ऑर्बिटल हमारे पास 4s की आ जाएगी। राइट, एक हमारे पास 3 हमारे पास 4p की आ जाएगी, इसमें इलेक्ट्रॉन कर जाएंगे, और 2 हमारे पास 4d की आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या है, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक ऐसी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है कि म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n ब्रैकेट n प्लस 2। n कितना है यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 into 6 इट इज √24। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपको
निकालने को दिया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट में और दे देते हैं कोबाल्ट के केस में, वो थोड़ा एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको क्या दे दिया, वे गिव CO OX थ्राइस ऑक्सीलेट दे दिया, इसमें कोबाल्ट की 3 रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां तक तो सेम है। अब आगे आते हैं तो आगे की बात करें तो CO ऑक्सीलेट का हमारे पास 3, तो अब ऑक्सीलेट देखा जाए तो सीरीज में क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवानी चाहिए। बट जो ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट जो होता है वो हमारे पास डाइडेंटेट लिगेंड है। अब डाइडेंटेट लिगेंड है तो ये रिंग बना लेता है, रिंग बनाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। याद रखना वीक फील्ड लिगेंड होने के बाद भी ये पेयरिंग करवाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सा इफेक्ट आ जाता है, चिलेट इफेक्ट आ जाता है ड्यू टू द डाइडेंटेट। ठीक है, अब पेयरिंग हो जाएगी इसके अंदर तो आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी D2sp3 आएगी और इट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है बच्चे, तो ये जो है याद रखना आपके पास कि इसके केस के अंदर भी क्या हुआ कि आपके पास ये CO ऑक्सीलेट होने के कारण भी फिर भी ये हमारे पास D2sp3 आई है, क्योंकि ऑक्सीलेट जो है वो वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी, बट इट इज ड्यू टू द डायडेंटेट नेचर और जो चिलेट इफेक्ट रिंग बना लेता है उसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो हमने वाटर का केस देखा, कोबाल्ट फ्लोराइड में देख लिया, साइनाइड में देख लिया, ऑक्सीलेट में देख लिया। ठीक है बच्चे, तो ये इनर और आउटर दोनों में दोनों बना सकता है। अब सपोज यहां पर हम क्रोमियम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्रोमियम Cr(NH3)6, सपोज हम यहां पर चेंज कर देते हैं Cr(NH3)6 और यहां पर ये 3 पॉजिटिव। अब क्रोमियम जो है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है तो उसकी कॉन्फिगरेशन क्या आएगी, आर्गन 4s1 3d5, क्या आएगी, आर्गन 4s1 3d5। अब 4s1 3d5 आएगी, ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और हमारे पास ये है 4s1 3d5। अब क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा और 2 यहां से जाएंगे, राइट। अब एक यहां से जाएगा और 2 वहां से जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, ये 3d3 आ गया, क्या आ गया, 3d3। अब हमारे पास जो अमोनिया है, अमीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अब इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी बच्चे। जब ये लिगेंड्स की पेयरिंग वगैरह होती है, ये कब होती है, अगर हमारे D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स D4 या D5 या D6 हो तो D3 तक कोई पेयरिंग का सीन नहीं होता, राइट। अब यहाँ पर 6 है, 6 ऑर्बिटल हमारे पास खाली है और 6 के 6 के अंदर वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3 और आपके पास क्या बन जाएगा, ये Cr(NH3)6 3 पॉजिटिव, तो यहाँ के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली आ जाएंगे एंड इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। अब पैरामैग्नेटिक इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n ब्रैकेट m+2, सो इट इज 3 and 3 + 2 5, 5 into 3 √15। ठीक है बच्चे, सो इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दैट। अब इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है बच्चे, ये हमने किसमें देखा, जो हमारे पास इसके केसेस थे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को दे देते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चे,
की बात करनी है। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कब होगा? जब sp3 हाइब्रिडेशन होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर मेथड में भी 4 होता है, बट टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि सबसे पहला कंपाउंड लेते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल, ये अब जो हमारे पास निकल है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? आर्गन 4s2 3d8, ठीक है, 4s2 3d8। अब ये देखिए कि कार्बोनिल जो है न्यूट्रल है, कार्बोनिल न्यूट्रल है, तो पहले हम निकल की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आएगी? 3d8, it will be 4s2 3d8, राइट। और पी के हमारे पास खाली नहीं। अब ये देखिए कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें 0 है, क्यों? कोई कार्बोनिल न्यूट्रल है, तो कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में यही रहने वाली है। बट अब हमारे पास कार्बोनिल है, कार्बोनिल जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बताया था सबसे आखिरी में, राइट। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उठा के ये वाला है, ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। तो आपके पास NiCO4 के अंदर क्या बन जाएगा? पेयरिंग करवा देगा तो सारे के सारे ये क्या हो गए? 3d10 हो गए, 4s खाली है और ये 3p खाली है, 4p। अब हमारे पास कितने लिगेंड्स है? 4। जितने लिगेंड उतने एडजस्ट कर सकते हैं, से ज्यादा तो नहीं कर सकते। अब तो 1s और 3p, इसलिए क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। फिर अगर हम जिंक के केस में देखें कि हम यहां पर Zn NH3 2 पॉजिटिव, क्या? Zn NH3 2 पॉजिटिव। अब जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? दैट इज 30, इट इज 30। अब 30 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 4s2 3d10, राइट, 4s2 3d10, ठीक है। अब हम इसी के अंदर इसको एडजस्ट करते हैं। 4s2 3d10 है तो हमारे जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? राइट, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास? अब 3d10 है, राइट, दैट इज 3d10, राइट। अब क्योंकि जिंक की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? Zn2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर से। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये 4s के चले गए, राइट। अब आपके पास क्या रहेगा? Zn NH3 2 पॉजिटिव है तो आपके पास एक s की है और 3 p की, राइट। पेयरिंग होनी ऑलरेडी, तो हम आपके पास क्या आ जाएगी? sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी। क्या आ जाएगी? sp3, राइट। फिर CuCl4, क्या? CuCl4 2 नेगेटिव, सपोज हम ले लेते हैं CuCl4 2 नेगेटिव। अब कॉपर जो है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 3d 4s1 3d10, ठीक है। क्या होती है हमारे पास? कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है? आर्गन
4s1 3d10, तो ये हमने लिख दी। अब यहाँ पर देखिए कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, और नेगेटिव अट्रैक्टर टोटल चार्ज नेगेटिव -2 है, तो कब होगा, जब कॉपर की +2 आएगी। अब यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव लिखेंगे, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन तो इसका गया और एक इलेक्ट्रॉन आपका किसका जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका किसका जाएगा, 3d का जाएगा, राइट। अब एक इलेक्ट्रॉन गया तो आपके पास, अब क्लोराइड जो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो एक sp और 3p की ऑर्बिटल्स आपके पास है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, इसलिए ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है बच्चे। ऐसे ही हम निकल का निकाल सकते हैं, NiCl4, क्या, NiCl4 नेगेटिव, ये भी हमारे पास क्या बनाएगा, सेम टू सेम, ये भी क्या देगा, sp3 देगा, क्योंकि आपके पास 4 है। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होने की, तो आउटर पे जाएगा। अब निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज 28, ठीक है, 28 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4s2 3d8, क्या हो जाएगी, 4s2 3d8। अब 4s2 3d8 आएगा तो हम क्या लिख देंगे, इनकी, राइट, ये आपका आ गया 4s2 3d8। अब निकल कितना है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, तो Ni2 पॉजिटिव में आपके पास क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए, राइट। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां से चले गए s के, अब आपके पास क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, 4s2, ठीक है। और आपकी जो s की ऑर्बिटल्स खाली थी, इसके अंदर आपके पास s के अंदर और p के अंदर आपके जो क्लोराइड है वो अपने आयंस को डोनेट कर देगा, ठीक है बच्चे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे निकल के साथ अमोनिया अमीन ले लेते हैं, NiNH3 4 पॉजिटिव, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं NiNH3 4 और यहाँ पर आपके पास 2 पॉजिटिव है, तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है भाई, Ar4s2 3d8 ही है, राइट। अब इसमें निकल भी 2 पॉजिटिव है, तो आपके पास यहाँ पर भी यही आया, क्या आया, यहाँ पर भी आपके पास यही आया है, ठीक है। अब निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 है। अब 28 है तो आपके पास कितना आएंगे, इट विल बी दिस, राइट। 28 तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 अनपेयर्ड आ जाएंगे, राइट। अब निकल में हमारे पास ये 28 आ गया। अब ये देखिए कि हमारे पास NH3 जो है, क्या है, NH3 जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसे क्या करना चाहिए, पेयरिंग करानी चाहिए, राइट और नॉट। NH3 क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। अब पेयरिंग करवा देगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी DsP2, ठीक है बच्चे। ये क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, DsP2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करवाएगा, ये इधर पेयरिंग करवा देगा इसको, ठीक है। ये क्या करवा देगा, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा था उसको क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, तो आपके पास आ जाएगी DsP2, ठीक है। तो इसमें जो शेप हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास एग्जांपल किसका था, स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल था। हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या थी, DsP2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहां पर NiCN4 2 नेगेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास निकल की कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगी, राइट। इट विल बी 4s2 3d8, Ni2 पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर भी NiCN-4 और ये +2 है,
Na2 पॉजिटिव आ गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, आपके पास ये आ गया। अब NiCN4 2 नेगेटिव के अंदर क्या होगा, साइनाइड जो है आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा तो आपके पास क्या आ गया, DsP2, राइट। अब DsP2 आ गया और ये क्या है, इट इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है बच्चे, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए हमारे स्क्वायर प्लेनर के, टेट्राहेड्रल के, राइट, और ऑक्टाहेड्रल के, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब जो आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी सक्सेसफुल नहीं रही, क्यों, ये नहीं बता पाता था कि भाई स्क्वायर प्लेनर जो है वो क्यों कब होगा, या फिर टेट्राहेड्रल लेवल कब होगा, या एक ही एलिमेंट जो है वो अलग लिगेंड के साथ होने के बाद कभी पैरामैग्नेटिक हो जाता है, कभी डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है जी। तो ये नहीं बता पाया था, ठीक है। और दूसरा, इट वाज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। लिमिटेशन क्या थी, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश between weak field ligand and strong field ligand। जो आपके पास वीक फील्ड लिगैंड थे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड थे, उसके अंदर कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था, कौन, जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, ठीक है जी। फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर ये कलर के बारे में नहीं बता पाया था, was not able to explain about the colors, जो हमारे पास कलर बनते हैं उसके बारे में भी नहीं बता पाया था। फिर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर was not able to explain when the compound will be square planar और टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो भाई ये जो था, इसके बाद हमारे पास जो थ्योरी आई वो कौन सी आई, इट वाज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये मेटल और लिगैंड्स की बॉन्डिंग के ऊपर काम करती थी। किसके, मेटल और लिगैंड्स के ऊपर बॉन्डिंग में काम करती थी। ये मेटल जो लिगैंड्स होते थे इनको 0.4 मानता था, लिगैंड्स को ये क्या मानता था, 0.4। अब हमारी जो ऑर्बिटल्स थी वो क्या थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थी। कैसी थी, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थी। डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, जिनकी सेम एनर्जी होती है। क्या होती है, सेम एनर्जी होती है। अब इसने क्या कहा, जब सेंट्रल मेटल होगा उसके पास जब लिगैंड आएगा तो उसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी तो वो स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, वो स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट करेंगे तो कुछ ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा स्प्लिट कर जाएंगे और कुछ जो है वो कम करेंगे, ठीक है। जिसमें रिपल्शन ज्यादा होगा वो तो हाई एनर्जी पे चले जाएंगे, ठीक है। और जिसका रिपल्शन लेस होगा वो लो एनर्जी पे चले जाएंगे, ठीक है। अब ये किस तरह से होगा कि कहां है, ये डिपेंड करता था कि जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं वो टुवर्ड्स द लिगैंड कर रही हैं, बिटवीन द लिगैंड्स। जो टुवर्ड्स द लिगैंड पॉइंट करती थी, टुवर्ड्स द लिगैंड्स जो पॉइंट करती थी उसमें मोर रिपल्शन होती थी, ठीक है। हम पहले ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, ये ऑक्टाहेड्रल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोर रिपल्शन। अब इसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल थी हमारे पास, dx² - y² और dz², क्योंकि ये टुवर्ड्स द लिगैंड पॉइंट करती थी तो इसकी वजह से इसमें रिपल्शन ज्यादा होती थी।
जबकि जो बिटवीन द लिगेंड्स आती थी उसमें रिपल्शन कम रहती थी। रिपल्शन कम रहती थी तो वो क्या करती थी, नीचे रह जाती थी। अब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, हमारे पास डी की ये 5 ऑर्बिटल होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जो बिटवीन द लिगेंड्स होंगे उसमें तो रिपल्शन कम होगी, वो नीचे रह जाएगी लो एनर्जी वाली, और जिसमें रिपल्शन जो टुवर्ड्स द लिगेंड पॉइंट करेंगी वो अपर चली जाएंगी। अब जो लिगेंड्स है नेगेटिव चार्ज वो क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, राइट। और न्यूट्रल में क्यों होता है, जैसे अमीन वगैरह है, वाटर है, तो उसके अंदर क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो उसके अंदर पोलर करैक्टर होता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, स्प्लिटिंग होती है। तो जो स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग जब होगी, सीएफएससी कहते हैं सर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं हम, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सो ऑक्टाहेड्रल में आपके पास जो होगी ये स्प्लिटिंग की जाएगी। अब जो स्प्लिटिंग की जा रही है वो किस हिसाब से हो रही है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल आएगी वो आपके पास सपोज डी के हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, क्या है, 5 ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी अपने नॉर्मल लेवल पर, बट अब यहां पर हम सपोज हमारे बेरी सेंटर पे आते हैं। बेरी सेंटर क्या होता है, एवरेज एनर्जी जो होती है, क्या, एवरेज एनर्जी। ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये फ्री आयन है, इसमें फ्री आयन के अंदर हमारी जो है, अब यहां से हमारे पास क्या हुआ, ये इस तरह से गया। अब क्योंकि जब लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग होगी, अब स्प्लिटिंग होगी तो हमारे पास क्या आएगा, स्प्लिट कर देगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में हो रहा है, तो हमारे पास जो नीचे ऑर्बिटल आएगी वो कौन सी होंगी, ठीक है, हमारे पास जो 3 ऑर्बिटल है वो नीचे आ जाएंगी, और जो हमारी 2 ऑर्बिटल्स हैं वो ऊपर। यहां पर कौन सी आएगी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो है 3/5 से इंक्रीज करेगी, और ये जो है 2/5 से डिक्रीज करेगी। जो लोअर 3 ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, वो 2/5 क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है ये 3/5 से क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। ठीक है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि 0.6 से इंक्रीज करेगी, ये 0.4 से डिक्रीज करेगी। ठीक है बच्चे, अब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन तक भरने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारी लोअर लेवल होती है इसे हम क्या कहते हैं, T2G कहते हैं, और जो अपर लेवल होती है इसे हम EG कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, D1, D2, D3 तो यहीं पे भरे जाएंगे। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होती है कि चौथा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वो कहां भरा जाएगा, क्या, चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो कहां जाएगा, उसको प्रॉब्लम होती है। तो उसको स्टडी करने के लिए क्या किया गया भाई, कि ये डिपेंड किया गया कि पेयरिंग एनर्जी पर, किस पर, पेयरिंग एनर्जी पर। तो इट डिपेंड ऑन पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, कि जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, ठीक है जी, वो तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है क्या, CFSC है क्या, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑर्बिटल्स। जो हमारे एनर्जी लेवल है उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा O। crystal field splitting energy is the energy difference between the 2 energy levels, T2G and EG level, and it is denoted by delta O। अगर आपका डेल्टा O ग्रेटर होगा
पेयरिंग एनर्जी से, किससे? पेयरिंग एनर्जी से अगर डेल्टा ओ ग्रेटर होगा तो क्या होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और ये कब होगा? जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। जब इस तरह का केस होगा तो आपका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहां भरा जाएगा? T2G में भरा जाएगा। ठीक है। अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, या फिर वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा। और फिर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो वो कहां? यहीं पे पेयरिंग करवा देगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। जबकि अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और उसमें लिगैंड्स होंगे, वो कैसे होंगे? वीक फील्ड लिगैंड होंगे। अब वीक फील्ड लिगैंड होंगे तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन को यहां ना ले जाके ऊपर ले जाएगा। ठीक है बच्चे। अब देखते हैं कि हमारे पास टोटल एनर्जी जो है क्रिस्टल फील्ड दे देते हैं क्वेश्चंस के लिए कि आप CFSC निकाल के बताइए कि आपके पास किस तरीके से आएगा। ठीक है। D3 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब D4 अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कैसे होगा, उस केस में हम अभी देखते हैं। ठीक है बच्चे। सो D4 अगर कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास और हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो आपके पास T2G तो यहां पर है 3 और EG आपके पास यहां पर है। ये आपकी T2G है, ये EG। अब ये देखिए कि हमारे पास D4 है तो 1 2 3 4। ठीक। अब हमारे पास मैंने आपको बताया था जो T2G होती है वो डिक्रीज करती है कितने से? 0.4 से। हमारे पास T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? T2G में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 × 0.4 और ये भी माइनस में आएगा क्योंकि डिक्रीज कर रही है। तो ये कितना आ जाएगा? -1.6। कितना आएगा? 1.6। अब सपोज हमारे पास वीक फील्ड लिगैंड होता, क्या होता? वीक फील्ड लिगैंड होता। इसी केस में कि हमारे पास वीक फील्ड लिगैंड आ गया। अब वीक फील्ड लिगैंड आ गया तो हमारे पास क्या है? EG भी है और T2G भी है। अब वीक फील्ड लिगैंड है तो ये 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो आपकी CFSC कैसे निकलेगी? भाई जो T2G वाला है उसमें क्या करेगा? हमारे डिक्रीज करेगी। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 × माइनस के 0.4 माइनस के 0.4 तो कितनी आ गई? -1.2। और ये जो है कितने से इंक्रीज करेगा? 0.6 से। 0.6 × 1 इज 0.6। तो नेट आपके पास CFSC कितनी आ गई? -1.2 + 0.6 इट इज -0.6। ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास CFSC आ गई किसकी? वीक फील्ड लिगैंड में। अगर किसमें होगा? D4 के केस में होगा। अब सपोज हमारे पास D5 होता, क्या होता? D5। ठीक है। ये हमारा नेट डेल्टा O आया बेटा, नेट डेल्टा O। अब हमारे पास D5 होता, अब D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता तो यहां पर ये इसकी पेयरिंग करवा देता। पेयरिंग करवा देता, हमारे पास कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 5 हो गए तो ये कितना आया था? -2 आ जाता। ठीक है। अब सपोज हमारे पास ये दूसरा केस होता तो इसके अंदर क्या होता? ये यहां पर आता D5। अब D5 आ गया तो ये कितना होता? -0.2 और ये 6.6 × 2 ये कितना आता? 1.2। तो इसकी डेल्टा O कितनी आ जाती? 0। क्या आती? इट कम्स आउट टू बी 0। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास D5 के केस में ऐसा होता।
कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपकी कितनी आती है, -0.2 आती है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो डेल्टा वो कितनी आती है आपकी, 0 आती है, राइट। अब सपोज D6 होता, क्या होता, D6। अब D6 होता तो यहां पर ये इसकी पेयरिंग हो जाती भाई। अब यहां पे हमारे पास 6 हो गए, 6 हो गए तो 6 4 24 माइनस 2.4 आया थी, माइनस के 2.4 आया था। अब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता, तो वीक फील्ड लिगेंड होता तो हमारे पास D6 में क्या होता भाई, 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 6 यहां पे आता। फिर ये जो हमारा हंट्स रूल है उसी के हिसाब से एनर्जी के लेवल से बढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 4 into 0.4 इज -1.6, और ये हमारे पास क्या होगा 1.2, तो नेट हमारे पास कितना आ गया, माइनस के पॉइंट, ये हमारे D6 में। फिर अगर हमारे पास D7 होता, D7 होता तो उसके बाद हमारे पहले नीचे वाले भरे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, और D7 में यहाँ आता। अब D7 में यहाँ आ गया तो हमारे पास नेट कितनी आ जाती, ये तो 6 into 4 minus 2.4, और ये हमारे पास कितना हो जाता 0.6 into 1, ये 0.6, डेल्टा O कितना हो जाता -2.4 plus 0.6, ठीक है। तो ये कितना हमारे पास नेट -1.8, ठीक है बच्चे। अब मान के चलो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे कितने हो गए, 5 into 4.4, ये कितना आ जाता, 5 into 0.4 is 2.0 माइनस के कितने, माइनस के 2.0, और ये कितना होता 1.2, हमारे पास नेट कितना आया था, -0.8, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हम क्या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकाल सकते हैं, किसकी, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज है, ठीक है बच्चे, इसको देख लो बेटा। तो बच्चे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है हमारी, वो याद रखना कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिगेंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब अगर आपकी स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी, जिसके अंदर आपका लिगेंड्स जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे, उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके फैक्टर्स हम देखते हैं थोड़ी देर में, पहले हम टेट्राहेड्रल की भी देख लेते हैं कि टेट्राहेड्रल की जो आएगी वो कैसे आएगी। टेट्राहेड्रल के अंदर जो हमारे पास होगी वो रिवर्स होगी किसकी, ऑक्टाहेड्रल की, इट इज रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल। उसमें क्या होगा, इन बिटवीन द एक्सिस तो हमारे dx² - y² और dz² तो इन बिटवीन आ जाएंगे। अब इन बिटवीन आएंगे तो इनकी रिपल्शन कम होगी, नीचे रहेंगे लो, जबकि dxy dyz और dzx ये टुवर्ड्स द एक्सिस आएंगे। अब टुवर्ड द एक्सिस आएंगे तो रिपल्शन इनकी ज्यादा होगी, रिपल्शन इज मोर। अब फ्री आयन में अगर देखें हमारे पास, फ्री आयन में तो हमारी डी की ऑर्बिटल्स होगी, ठीक है, क्या हो गई, हमारी डी की ऑर्बिटल्स ये होगी। अब एवरेज जो आएगी इनकी स्फेरिकल सरफेस में, क्या एवरेज जो स्फेरिकल सरफेस में आएगी, एवरेज एनर्जी इन स्फेरिकल फील्ड, ये बराबर आगे डिजनरेसी खत्म नहीं हुई इनकी, ठीक है। बट जब लिगेंड्स आ जाएंगे, लिगेंड्स आएंगे तो इनकी क्या होगी, डिजनरेसी खत्म हो जाएगी, डिजनरेसी खत्म हो जाएगी, आपके पास इस तरह से स्प्लिट हो, इसमें कोई लाइन सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए यहां पर हम T2g और EG नहीं लिखते हैं। ये हमारे पास जो आ जाएगी, यहां पर 2 ऑर्बिटल आ जाएगी, टोटली इनवर्स है उसका, और यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। ये जो हमारे पास आया है, यहाँ पर ये इंक्रीज करेगी और ये डिक्रीज करेगी, ये 2/5 से इंक्रीज करेगी, ये 3/5 से डिक्रीज करेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी ऑर्बिटल आएगी dx² - y² और dz² आएगी,
ये dxy, dyz और dzx। ठीक है बच्चे, अब याद रखना जो हमारे पास इसकी स्प्लिटिंग होती है वो कैसी होती है। ठीक है, ये हमारे पास E वाली है और ये T2 है। ठीक है, ये हमारी T2 है। टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल की 4/9 है। 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है बच्चे, ओके। फिर जो हमारे पास अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारी देखा जाए तो स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास 4 ही होते हैं, राइट। अब 4 होते हैं तो उसके अंदर से हमारे पास जो है जेड एक्सिस रिमूव हो जाती है। अब जेड एक्सिस रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास EG और T2G वाली हमारे पास दो ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, एवरेज तो इनकी स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में तो हमारे पास यही रहेगी, बट बाद में ये क्या कर जाएगा, अगर हम स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो क्या होगा। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास क्या होगा बच्चे कि हमारी जेड एक्सिस जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब जेड एक्सिस अगर रिमूव होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारी जेड वाली है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जेड वाले नीचे आ जाएंगे हमारे पास। देखा जाए तो EG वाले और ये T2G वाले हैं। ठीक है, ये dxy, dyz और dzx, यहाँ पर क्या है dx² - y² और dz²। अब इसके अंदर क्या होगा क्योंकि जेड एक्सिस हमारी रिमूव हो गई है। अब जेड एक्सिस रिमूव हो गई है तो हमारे पास जेड वाली जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, जेड वाली जो है वो नीचे आ जाएगी और एक्स वाई वाली जो है वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है बच्चे, एक्स वाई वाली क्या है वो ऊपर चली जाएगी। अब ये देखिए कैसे होगा कि हमारे पास जो है इस केस में तो dyz और dzx। ठीक है, ये तो यहां से यहां पे आ गई है और एक इसमें से जो हमारी dxy है ये ऊपर आ जाएगी। इसमें से हमारे पास जो dz² है वो तो यहाँ आ जाएगी और dx² - y² यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास स्प्लिटिंग हो जाती है किसमें, स्क्वायर प्लेनर के अंदर। अब हमारे फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है स्प्लिटिंग के लिए। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल क्या है, ऑक्सीडेशन फैक्टर्स और CFSE, राइट। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द CFSE। ठीक है, फिर ज्योमेट्री पे करता है। ठीक है, ज्योमेट्री पे कैसे बताया मैंने कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल इज 4/9 ऑफ क्रिस्टल फील्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल, राइट। या फिर ऑलमोस्ट 50% कह सकते हैं या 44% एक्यूरेटली। ठीक है बच्चे, फिर नेचर ऑफ लिगैंड। नेचर ऑफ लिगैंड क्या करेगा कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, if there is strong field ligand then more CFSE। मतलब आपके पास एक ही ले लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट कोबाल्ट, और उसमें हम अमीन डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं और साइनाइड डाल देते हैं। तो साइनाइड वाली में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि साइनाइड जो है वो क्या करता है, देख लेते हैं। ये लो हमारे पास 3 पॉजिटिव,
CO NH3 3 positive, CO CH6 3 negative। अब यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी, हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन सेम है, बट लिगैंड चेंज हुआ तो उसकी स्प्लिटिंग भी ये इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमारा जो लिगैंड्स का नेचर है वो चेंज हो गया। फिर नेचर ऑफ मेटल आयन, नेचर ऑफ मेटल आयन। अब मेटल आयन के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D सीरीज है। तो जिसका एलिमेंट ज्यादा होगा उसके हिसाब से उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। मींस 5D वाले की ज्यादा होगी स्प्लिटिंग 4D से, 4D वाले की ज्यादा होगी 3D से। ठीक है बच्चे, यहाँ आज के लिए यहाँ तक ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे कलर और जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, वो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।